अब हम लोग बर्नौलीज थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, जिसमें कि पहला केस होगा फ्लूइड स्टैटिक्स का। फ्लूइड स्टैटिक्स में हमने एक केस पढ़ा था कि लिक्विड के अंदर H डेप्थ नीचे जाने पर जो प्रेशर है वो रो GH से बढ़ जाता है। ठीक, वो हम लोग डायनेमिक्स में भी, डायनेमिक्स वाले कॉन्सेप्ट से भी वो रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? आप देखेंगे कि यहाँ पर एक कंटेनर है जिसके अंदर लिक्विड भरा गया है ना। तो इसका जो ऊपर वाला सरफेस है, मान लेते हैं यहाँ प्रेशर है P1। ठीक, लिक्विड इसमें H हाइट तक भरा हुआ है और इस कंटेनर के बेस पर एक पॉइंट है जहाँ का प्रेशर है P2। ठीक, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि इस कंटेनर को एक पाइप मान लेते हैं जिसके दो क्रॉस सेक्शन है। एक क्रॉस सेक्शन है नीचे और दूसरा क्रॉस सेक्शन है ये टॉप मोस्ट पॉइंट वाला, है ना। तो ये हो गया क्रॉस सेक्शन 1 और ये हो गया क्रॉस सेक्शन 2। ठीक, अब चूंकि हमें बर्नौलीज थ्योरम में एनर्जी कंजर्वेशन लगाना होता है और ग्रेविटेशनल एनर्जी भी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करनी होती है, इसलिए एक रेफरेंस लाइन चुनना होता है। तो हम लोग रेफरेंस लाइन यहाँ पर जो कंटेनर का बेस है यहाँ पर ले लेते हैं, है ना। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं कि 0 है। तो भाई बर्नौलीज थ्योरम जो है वो हम लोग दो क्रॉस सेक्शन के बीच में अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन है इस कंटेनर का, वहाँ पर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है P1, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 0, क्योंकि एक्चुअली में वाटर जो है, जो लिक्विड है वो स्टेशनरी है। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर लेंगे रो GH। यहाँ पर रेफरेंस लाइन है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो यहाँ से H हाइट ऊपर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी रो GH। ठीक, उसके बाद जब आएंगे नीचे वाले क्रॉस सेक्शन पर, तो यहाँ पर प्रेशर एनर्जी है P2, काइनेटिक एनर्जी यहाँ भी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये भी 0 है। ठीक, तो दोनों क्रॉस सेक्शन पर हमने टोटल एनर्जी निकाल लिया। तो यहाँ से देख सकते हैं कि P2 माइनस P1 का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा रो GH। तो यहाँ से ये पता चलता है कि P2 पर जो प्रेशर होगा वो P1 से ज़्यादा है ना। ऐसे कह सकते हैं P1 प्रेशर जो है वहाँ से रो GH ज़्यादा है P2 पर प्रेशर। ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट हमने सीखा था जो फ्लूइड स्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने वहाँ पर, कि जब लिक्विड के अंदर mg के डायरेक्शन में H नीचे जाते हैं तो प्रेशर जो है रो GH से बढ़ जाता है। ठीक, ये हो गया बर्नौलीज थ्योरम का एक एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन हम लोग सीखेंगे जिसमें कि हम लोग फाइंड करेंगे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। इफ्लक्स होता है बेसिकली जो फाउंटेन है या कहेंगे फव्वारा निकलता है ना, तो उसकी वेलोसिटी निकालनी है हमें। तो जैसा कि यहाँ देखेंगे कि एक कंटेनर है, उसमें लिक्विड भी भरा हुआ है, तो उस कंटेनर के बेस पर यहाँ पर एक होल बनाया गया है। इस होल में से लिक्विड निकलेगा, तो ये कितनी वेलोसिटी से निकलेगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप देखेंगे कि इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है और मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पर H हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ऊपर क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, और जो यहाँ पर जो होल है इस होल का एरिया है स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल होल इज मेड एट बॉटम ऑफ कंटेनर। ठीक,
तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि दो क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं। इसको एक ऐसा पाइप मान लेंगे जिसमें लिक्विड यहाँ से निकल रहा होगा और यहाँ से बाहर निकल रहा होगा। तो एक क्रॉस सेक्शन जो है वो यहाँ पर है और दूसरा क्रॉस सेक्शन ये है होल। ठीक है, होल को क्रॉस सेक्शन 2 मान लिया हमने और रेफरेंस लाइन जो है वो बॉटम पर ही लेंगे। ठीक, तो अगर हम लोग बर्नौलीज थ्योरम यूज करेंगे बाय यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम को यूज करेंगे तो हमें क्रॉस सेक्शन 1 पर टोटल एनर्जी लिखना होगा। तो यहाँ पर देखें चूंकि ऊपर एटमॉस्फेयर में ओपन हो रहा है तो ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा PATM। होल से भी जो लिक्विड बाहर निकल रहा है वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है तो यहाँ भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक ही होगा। ठीक, तो क्रॉस सेक्शन 1 पर अगर एनर्जी लिखें तो प्रेशर एनर्जी लिखेंगे PATM प्लस काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ रो इंटू U स्क्वायर। ऐसा मान लेते हैं कि ऊपर वाले पॉइंट पर यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो है U और यहाँ से जो बाहर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी है V। ठीक, तो हमने क्या किया कि ऊपर वाले क्रॉस सेक्शन पर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लिया। अब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखेंगे तो आएगा रो GH, क्योंकि रेफरेंस लाइन से H हाइट पर यह क्रॉस सेक्शन है। ठीक, अब यहाँ पर जो ऑरिफिस है वो दूसरा क्रॉस सेक्शन है हमारे लिए, तो वहाँ पर अगर प्रेशर एनर्जी लिखेंगे पर यूनिट वॉल्यूम तो वो भी PATM के इक्वल होगा। वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखेंगे तो हाफ रो V स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी हमने V लिया हुआ है और पोटेंशियल एनर्जी होगा 0। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे कि PATM और PATM हो गया कैंसिल। ठीक, तो यहाँ से ये लिखा जा सकता है कि रो बाई 2 V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू रो GH, यानी V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। ये एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, यहाँ से रो कैंसिल हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे जिसको कि हम लोग कहते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से जो फ्लो रेट है वो इक्वल होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर वाले क्रॉस सेक्शन पर एरिया है कैपिटल A और वेलोसिटी है U, तो एरिया इंटू वेलोसिटी यहाँ का फ्लो रेट, और यहाँ पर एरिया है स्मॉल a, वेलोसिटी है V। ठीक है, तो ऊपर वाले क्रॉस सेक्शन पर A इंटू U और ऑरिफिस के पास एरिया स्मॉल a और वेलोसिटी V। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कि U का जो वैल्यू है वो आ गया AV बाई A, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करेंगे बाय सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी विल गेट V स्क्वायर माइनस U का वैल्यू यहाँ से रखेंगे A स्क्वायर V स्क्वायर बाई A स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। तो यहाँ से जो V का वैल्यू आएगा वो आ गया 2GH डिवाइडेड बाई 1 माइनस A स्क्वायर बाई A स्क्वायर, है ना। तो ये है, इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। ठीक है, ये जो वेलोसिटी आया इसको कहा जाता है वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। तो अब यहाँ पर एक खास चीज देखेंगे कि अगर ऐसा मान लिया जाए कि जो होल है, होल का एरिया बहुत ही कम हो इस कंटेनर के एरिया से, देखेंगे कि कंटेनर का एरिया कैपिटल A है और होल का एरिया स्मॉल है। अगर ये एरिया स्मॉल है बहुत ही छोटा हो इस कंटेनर के एरिया कैपिटल A से, तो क्या होगा इसमें कि ये जो क्वांटिटी है
ये 1 से बहुत ही छोटा हो जाएगा। फिर इस टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा √2gh। ठीक है, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। अच्छा, अब ये जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में एक खास बात है कि अगर किसी पार्टिकल को ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर ड्रॉप किया जाता है, मतलब 0 वेलोसिटी से रिलीज किया जाता है, तो h हाइट नीचे आने पर इसकी वेलोसिटी जो है वो हो जाती है √2gh। ये कैसे? तो एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन बताता है कि जो नीचे एनर्जी है ना, यहाँ पर देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ नीचे रेफरेंस लाइन ले लें तो यहाँ पर एनर्जी होगा पोटेंशियल एनर्जी mgh और काइनेटिक एनर्जी होगा 0। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा और काइनेटिक एनर्जी होगा ½ mv²। ठीक, अगर दोनों एनर्जी को इक्वल कर दें, इसको इक्वेट कर दें, तो आप देख सकते हैं कि ½ mv² mgh के इक्वल हो जाएगा और v का वैल्यू √2gh हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिजल्ट जो है ये वैसा ही है जैसा कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स आया है ना। आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर कहा कि अगर किसी पार्टिकल को फ्री ग्रेविटेशनल फील्ड में छोड़ दिया जाए तो h डेप्थ नीचे आने पर उसकी वेलोसिटी √2gh हो जाती है, और यही रिजल्ट आया था यहाँ भी अपना। यहाँ हमने क्या देखा कि अगर h हाइट तक लिक्विड भरा हो, ठीक है, तो सरफेस से h नीचे अगर होल है तो यहाँ पर इस होल से जो वेलोसिटी है इफ्लक्स की वो √2gh आ रहा है। एग्जैक्टली उतना ही आ रहा है जितना कि फ्री ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पार्टिकल को छोड़ने पर आता है। ठीक, तो ये एक अच्छा सा रिजल्ट है और इस रिजल्ट को कहा जाता है टॉरिसलीज थ्योरम, है ना। तो ये एक थ्योरम है जिसको कि कहा जाता है टॉरिसलीज थ्योरम, है ना। तो टॉरिसलीज थ्योरम को एक बार हम लोग लिखेंगे। ये थ्योरम कहता है कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स is equal to the velocity of or the velocity acquired by a free falling particle from, या कह सकते हैं फ्री फॉलिंग पार्टिकल इन फ्री ग्रेविटेशनल फील्ड from a height equal to depth of orifice और होल का जितना डेप्थ है उतने ही हाइट से किसी पार्टिकल को रिलीज कर दिया जाए तो वो जितनी वेलोसिटी एक्वायर करेगा उतनी ही वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स हो जाती है। ठीक है, ये है टॉरिसलीज थ्योरम। अभी हमने इफ्लक्स की वेलोसिटी फाइंड करी। अब हम लोग ये जानेंगे कि जो इफ्लक्स है उसका रेंज कितना हो सकता है, वो रेंज मैक्सिमम कब होगा, है ना। तो अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे रेंज ऑफ इफ्लक्स। तो आप देखेंगे कि एक कंटेनर बनाया गया है। इस कंटेनर में कैपिटल H हाइट तक लिक्विड भरा है और
जो लिक्विड का अपर सरफेस है वहाँ से h डेप्थ पर एक होल बनाया गया है और इस होल से लिक्विड निकल करके ऐसे बाहर गिर रहा होगा, है ना। तो हमें इसका रेंज पता करना है ये, ठीक। ये जो हाइट होगा ये हो जाएगा h माइनस h, ठीक है, जो होल का हाइट है ग्राउंड से। तो हमें ये पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है उसकी वैल्यू होती है √2gh, ठीक। तो जैसा हमने पोएटाइल फ्रॉम टावर पढ़ा था वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज करेंगे, है ना। तो लिखेंगे रेंज इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक। तो v टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है पोएटाइल वाले केस में वो होता है 2h/g। h क्या होता है, टावर का हाइट होता है। यहाँ पर ये हाइट लेंगे ये वाला h माइनस h, क्योंकि उतने ऊपर से फवारा जो है या इफ्लक्स जो है निकल रहा है, ठीक। तो h माइनस h डिवाइडेड बाई g, ठीक है, ये हो गया। अब v जो है उसकी वैल्यू हमें पता है √2gh है, तो इसको यहाँ पर रखेंगे √2gh इंटू 2h माइनस h बाई g, ठीक है। तो अगर रेंज को मैक्सिमम करना हो तो आर स्क्वायर को भी मैक्सिमम कर सकते हैं। तो यहाँ से आर स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4h इंटू h माइनस h, ये g और ये g कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो कह सकते हैं फॉर मैक्सिमम रेंज, यहाँ से आप एक तो r की वैल्यू जो है वो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ये होगा 2 √h इंटू h माइनस h, ये रेंज की वैल्यू हो गई, ठीक। अब इस रेंज को मैक्सिमम करना है। फॉर मैक्सिमम रेंज आर स्क्वायर शुड बी मैक्सिमम, मतलब कि उसको मैक्सिमम करने के लिए dr²/dh इसको हमें 0 करना चाहिए, ठीक है। तो आर स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आएगा 4h इंटू h माइनस 4h²। तो इसको हम लोग h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 4 इंटू कैपिटल H माइनस 8h इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखेंगे कि जो स्मॉल h है इसकी वैल्यू आ गई h/2, है ना। तो h/2 आ गया, तो ये कहा जा सकता है कि जो लिक्विड का हाइट है उसके बिल्कुल मिड हाइट पर ऑरिफिस होगा तो रेंज मैक्सिमम होगा। सो रेंज will be maximum when hole is made at mid height of liquid height, ठीक है। लिक्विड का जो हाइट है उसके बिल्कुल बीच में हमें होल बनाना चाहिए, तब रेंज मैक्सिमम होगा। और जो मैक्सिमम रेंज होगा उसकी वैल्यू हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। ये रेंज का वैल्यू आया है तो इसमें रखेंगे 2 स्मॉल h का वैल्यू रखेंगे कैपिटल H/2 इंटू h माइनस स्मॉल h के जगह पर फिर से h/2 रखेंगे। तो ये देखेंगे कि यहाँ पर ये जो आएगा √ ये नीचे वाले 2 जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगे बाहर वाले 2 से, ठीक है। तो यहाँ बचेगा इस तरह से, यहाँ पर अगर 2 हम लोग LCM ले लें तो ये हो जाएगा 2h माइनस h/2, ठीक है। तो ये हो गया h² और ये खुद भी आ गया h, है ना। तो इस तरह से मैक्सिमम रेंज जो होगा वो हाइट के इक्वल हो सकता है जो लिक्विड का हाइट है, ठीक। अच्छा, इसके बाद
हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई लिक्विड भरा है जिसकी डेंसिटी है रो। ठीक, इस कंटेनर के नीचे व्हील लगा हुआ है और ये व्हील लगा हुआ है तो ये चल सकता है। ठीक है, अब मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर h हाइट तक इसमें लिक्विड भरा हुआ है। ठीक, अब यहाँ से जो लिक्विड निकलेगा उसकी वेलोसिटी होगी √2gh। ठीक है, तो अब देखेंगे कि जैसे अगर इसमें से लिक्विड बाहर निकल रहा है तो इस कंटेनर पर एक पीछे की तरफ थ्रस्ट फोर्स लगाएगा, है ना, एक थ्रस्ट फोर्स लगाएगा। तो उस थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? हमने सेंटर ऑफ मास चैप्टर में पढ़ा कि जब कोई मूविंग मास हो, मतलब मास जो है सिस्टम से बाहर जा रहा हो या सिस्टम में आ रहा हो, दोनों ही केस में थ्रस्ट फोर्स लगाता है। ठीक है, तो थ्रस्ट फोर्स हम लोग लिखते हैं V रिलेटिव इंटू dm/dt। ठीक है, तो इनिशियली मान लेते हैं कि टैंक जो है रेस्ट पर है, तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर लिखेंगे v, और dm/dt क्या हो गया? dm/dt है एक्चुअली में फ्लो रेट है, यहाँ का जो मास फ्लो रेट हमने पढ़ा था dm/dt वही वाला मास फ्लो रेट है। और उस मास फ्लो रेट की जो वैल्यू हमने फाइंड करी वो था रो इंटू, अब देखेंगे यहाँ पर dm/dt का वैल्यू हमने निकाला है रो a इंटू वी। ठीक है, इसको हम लोग dm/dt को कहते हैं मास फ्लो रेट। ठीक, तो इसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो इस dm/dt का वैल्यू यहाँ रखते हैं रो, यहाँ का एरिया है स्मॉल ए और यहाँ का जो एरिया है ये है कैपिटल ए। ठीक है, तो रो a इंटू वी ये हो गया dm/dt, तो ये आ गया रो a इंटू वी स्क्वायर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर वेलोसिटी अभी फ्लक्स है, किसी वेलोसिटी v से बाहर निकल रहा हो तो टैंक पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है रो इंटू एरिया इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, तो थ्रस्ट फोर्स हो गया। अगर हमें कहा जाए कि इस टैंक का एक्सेलरेशन बताओ, है ना, neglecting the mass of tank, let's find the acceleration of tank। मान लेते हैं कि जो टैंक हो किसी प्लास्टिक का है, प्लास्टिक बहुत ही हल्का है, उसमें मतलब जो भी उसका मास होगा वो सिर्फ लिक्विड का ही मास कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? लिक्विड का अगर मास निकालना हो तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे और वॉल्यूम लिखेंगे एरिया A और हाइट है h, तो ये मास हो जाएगा उसका, है ना। तो ऐसे कर सकते हैं कि जो थ्रस्ट फोर्स लग रहा है इस टैंक पर, इस थ्रस्ट फोर्स के कारण से इस टैंक को इधर की तरफ एक्सेलरेशन मिलेगा, है ना। एक्सेलरेशन को हम लोग कुछ और सिंबल दे देते हैं, मान लेते हैं f, स्मॉल f एक्सेलरेशन है, तो इसको लिखेंगे f थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। थ्रस्ट फोर्स आया है रो a इंटू वी स्क्वायर, मास का वैल्यू हमने निकाला है रो a इंटू एच, तो यहाँ पर रखेंगे रो a इंटू एच इंटू ये स्मॉल f एक्सेलरेशन है। ठीक, तो इसमें से रो कैंसिल हो गया, a जो वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स है v उसकी वैल्यू होती है √2gh, तो ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है तो रूट गायब हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा इधर लेफ्ट हैंड साइड में a इंटू एच इंटू एफ, है ना। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ टैंक f इज इक्वल टू आ जाएगा
a इंटू 2gh डिवाइडेड बाई a इंटू h। तो देखेंगे कि इसमें से h वाला जो टर्म है वो ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये h वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2g इंटू a बाई ए। तो देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट आया है ना। अगर टैंक का मास नेगलेक्ट कर दिया जाए तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से लेफ्ट डायरेक्शन में ये चलने लगेगा। ठीक है, मतलब कि हाइट चाहे कुछ भी हो, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से पीछे की तरफ खिसकता रहेगा। अभी तक हमने बर्नौलीज थ्योरम के दो यूजेज या दो एप्लीकेशन पढ़े हैं। पहला एप्लीकेशन पढ़ा हमने फ्लूइड स्टैटिक्स में, और दूसरा एप्लीकेशन पढ़ा हमने जब वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा एप्लीकेशन उसका, जो कि वेंचुरीमीटर ट्यूब में यूज किया जाता है। वेंचुरीमीटर ट्यूब क्या है? एक्चुअली में ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे किसी लिक्विड का या किसी गैस का फ्लो रेट मेजर करते हैं, है ना। तो ये बर्नौलीज थ्योरम का तीसरा एप्लीकेशन है। ठीक, अब ये वेंचुरीमीटर जो होता है ये भी दो तरीके का होता है। एक होता है जिसे लिक्विड का फ्लो रेट मेजर करते हैं, जो दूसरा वेंचुरीमीटर होता है जिसे कि किसी गैस का फ्लो रेट मेजर करते हैं। तो जो पहला हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हमने फिगर बनाया है, तो वो पहला वेंचुरीमीटर यूज होता है किसी लिक्विड का फ्लो रेट मेजर करने के लिए, है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो फिगर बनाया गया है, जो इस फिगर में वेंचुरीमीटर दिखाया गया है, तो दिस वेंचुरीमीटर is used to measure the flow rate of liquid। कोई भी लिक्विड जो इसे पास करेगा उस लिक्विड का फ्लो रेट हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब कहेंगे कि इस वेंचुरीमीटर से किसी लिक्विड का फ्लो रेट कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मान लेते हैं किसी कॉलोनी में किसी पाइप से वाटर सप्लाई हो रहा हो। हमें पता करना है कि उस पाइप से जो वाटर सप्लाई हो रहा है उसका रेट क्या है, एक सेकंड में कितना लीटर या कितना मीटर क्यूब वाटर सप्लाई हो रहा है। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो पाइप होगा उस पाइप को हम लोग काटेंगे और बीच में इस वेंचुरीमीटर को जोड़ देंगे। ठीक है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, पहले इस पाइप का ये वाला एंड और ये वाला एंड एक जगह थे क्योंकि एक ही पाइप था, बीच में अब वेंचुरीमीटर आ गया। तो अब इस पाइप से जो भी लिक्विड आएगा वो इस वेंचुरीमीटर ट्यूब से होता हुआ, पाइप से होता हुआ फिर कॉलोनी में चला जाएगा। ठीक, तो इसके अंदर मान लेते हैं कि कोई लिक्विड जा रहा है इस तरह से। तो लिक्विड जा रहा है तो इसमें देखेंगे कि दो ऊपर हमने पाइप लगाया है, तो लिक्विड इस पाइप में भी चढ़ेगा ऊपर। तो जहाँ पर क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है वहाँ पर लिक्विड ज़्यादा हाइट तक चढ़ता है, और जहाँ पर क्रॉस सेक्शन पतला है, कम है, वहाँ पर कम हाइट तक लिक्विड चढ़ता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है उसको हम लोग मैथमेटिकली प्रूव करेंगे बर्नौलीज थ्योरम से। ठीक है, अभी हम लोग ये मान लेते हैं कि इनके हाइट का डिफरेंस है h, और दो क्रॉस सेक्शन लेते हैं इस वेंचुरीमीटर का। ये है क्रॉस सेक्शन 2 और एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं यहाँ पर, ये है क्रॉस सेक्शन 1। ठीक, अब क्रॉस सेक्शन 1 से लिक्विड जा रहा होगा, क्रॉस सेक्शन 2 से क्रॉस कर रहा होगा। तो क्रॉस सेक्शन 1 पर एरिया मान लेते हैं कि A1 है, यहाँ पर प्रेशर मान लेते हैं P1 है, और वेलोसिटी मान लेते हैं कि V1 है। ठीक, क्रॉस सेक्शन 2 पर एरिया मान लेते हैं कि A2 है, वेलोसिटी V2 है, और प्रेशर यहाँ पर P2 है। ठीक, अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि ये पाइप हॉरिजॉन्टल है तो हम लोग ऐसा करेंगे कि इसमें
जो रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन बिल्कुल इसके सेंट्रल लाइन को मान लेंगे। ये सेंट्रल लाइन है, यहाँ पर हमने मान लिया कि पोटेंशियल एनर्जी 0 है ना। ये जो बिल्कुल सेंटर से जा रहा है इसका एक्सिस से, इसको हमने रेफरेंस लाइन ले लिया, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हमने 0 मान लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच में बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे, है ना, बाय यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। तो पहला क्रॉस सेक्शन पर अगर एनर्जी लिखें तो प्रेशर एनर्जी P1, पोटेंशियल एनर्जी 0 लिखेंगे क्योंकि रेफरेंस लाइन हमने वहीं लिया हुआ है इसके सेंटर पर या कहीं इसके एक्सिस पर। अब लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ रो इंटू V1²। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्रॉस सेक्शन 1 पर लिख लिया। अब क्रॉस सेक्शन 2 पर लिखेंगे तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम P2, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फिर से 0 क्योंकि ये भी जो है बिल्कुल रेफरेंस लाइन पर ही है इसका एक्सिस। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ रो V2²। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग सोल्व करें तो देख सकते हैं कि P1 माइनस P2 जो होगा, है ना, इसमें हम लोग लिखेंगे P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2² माइनस V1²। एक इक्वेशन यहाँ से आ गया और दूसरा इक्वेशन हम लगाएंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन। बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन वी विल गेट A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। तो देखेंगे कि चूंकि A2 छोटा है ना, A2 इज स्मॉलर देन A1, A2 छोटा है तो क्या होगा कि यहाँ पर V2 जो है ये बड़ा हो जाएगा, है ना। सो V2 इज ग्रेटर देन V1। इस कंटिन्यूटी इक्वेशन में A2 क्रॉस सेक्शन में देखें तो A2 छोटा है और यहाँ पर A2 V2 या A1 V1 इक्वल है, तो A2 छोटा करेंगे तो V2 बड़ा हो जाएगा V1 से। तो देखेंगे यहाँ पर कि अगर V2 बड़ा है V1 से तो ये टर्म पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव आने का मतलब कि ये भी पॉजिटिव होगा टर्म, और ये पॉजिटिव होने का मतलब है कि P1 ग्रेटर देन P2 होना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ पर ज़्यादा हाइट तक लिक्विड चढ़ा होगा, यहाँ प्रेशर कम है तो कम हाइट तक लिक्विड चढ़ा होगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर हम लोग क्लियर करना चाहिए कि हम लोग प्रेशर का मतलब समझते हैं कि जब ज़्यादा तेज़ी से लिक्विड आता है तो हम कहते हैं कि ज़्यादा प्रेशर है। नहीं, वो प्रेशर की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, वो तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गया, है ना। ये प्रेशर एनर्जी जो है वो दूसरा प्रेशर है ना। तो वो वाले प्रेशर की हम लोग बात कर रहे हैं जो काइनेटिक एनर्जी से, जो मोशन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो उसकी बात करें तो यहाँ से ये पता चल गया कि P1 बड़ा होना चाहिए P2 से। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को सोल्व करते हैं। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया रो बाई 2 इंटू V2² माइनस V1²। और यहाँ देखेंगे कि चूंकि इनके हाइट का डिफरेंस h है तो P1 माइनस P2 जो होगा रो GH हो जाएगा। अगर लिक्विड का डेंसिटी रो है तो यहाँ से यहाँ आने पर प्रेशर कितना चेंज होगा, रो GH के इक्वल। तो P1 माइनस P2 को रो GH लिख सकते हैं। H है यहाँ पर दोनों कॉलम में लिक्विड के हाइट का डिफरेंस। तो ये हो गया रो बाई 2 इंटू V2² माइनस V1²। तो यहाँ से रो को अगर कैंसिल करें
तो आएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। ये हो गया इक्वेशन 3 और ये है इक्वेशन 2। अब इनको सोल्व करेंगे, सोल्व इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इसके लिए हम लोग ऐसा करेंगे कि हम लोग इसमें से हम लोग यहाँ पर V1 का वैल्यू निकाल करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो V2 स्क्वायर माइनस V1 का वैल्यू इसमें से निकालेंगे, आएगा A2 V2 बाई A1, A2 V2 बाई A1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। ठीक, तो यहाँ से V2 का जो वैल्यू आया ये आएगा, आप देखेंगे कि आएगा अंडर रूट 2GH डिवाइडेड बाई 1 माइनस A2 बाई A1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है हमें पता चल गया, वेलोसिटी पता है और एरिया तो हमें पहले से ही पता होगा वेंचुरीमीटर का। तो फ्लो रेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A2 इंटू V2 कर देंगे। V2 इस फॉर्मूले से निकालेंगे, एरिया हमें पता होगा तो फ्लो रेट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से लिक्विड का फ्लो रेट पता चल जाएगा कि 1 सेकेंड में कितना लीटर या मीटर क्यूब वाटर जो है कॉलोनी में सप्लाई हो रहा है। अब हम लोग दूसरे टाइप का वेंचुरीमीटर पढ़ेंगे जो कि किसी भी गैस का फ्लो रेट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। दिस वेंचुरीमीटर is used to measure the flow rate of a gas। ठीक है, तो इस वेंचुरीमीटर में और पिछले वाले वेंचुरीमीटर में एक मेन डिफरेंस ये है कि उस वेंचुरीमीटर में यहाँ पर ऊपर की तरफ 2 ट्यूब लगे हुए थे और वो ट्यूब ओपन थे। ठीक है, अगर उसको हम लोग गैस मेजर करने के लिए, गैस का फ्लो रेट मेजर करने के लिए यूज करते तो गैस उसमें बाहर निकल जाता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक ऐसा यू शेप का ट्यूब लगाते हैं जिसमें एक लिक्विड भरा होता है ना, ये लिक्विड भरा होता है और ये चूंकि यू शेप का है कहीं भी ओपन नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऐसा होगा कि जब प्रेशर डिफरेंस आएगा तो इसके अंदर का जो लिक्विड है वो ऊपर नीचे हो जाएगा, है ना। उसका जो 2 डिफरेंट कॉलम्स में जो हाइट है वो डिफरेंट हो जाएगा और इस तरह से जो है हम लोग 2 क्रॉस सेक्शन के बीच में, जैसे ये क्रॉस सेक्शन हो गया एक और दूसरा क्रॉस सेक्शन ये है, दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच में प्रेशर डिफरेंस हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ये हो गया क्रॉस सेक्शन 1 और ये हो गया क्रॉस सेक्शन 2 जहां पर ये पतला सा क्रॉस सेक्शन है। ठीक, अब ऐसा मान लेते हैं कि इस ट्यूब को हमने किसी ऐसे पाइप से जोड़ा जिससे कि लिक्विड फ्लो हो रहा है ना। पाइप को काट करके यहाँ पर जोड़ेंगे, जैसे पिछले वाले केस में हम लोग जोड़ते थे वेंचुरीमीटर को। अब यहाँ से कोई गैस इंटर करेगा और यहाँ से बाहर निकलेगा इस वेंचुरीमीटर से होते हुए। ठीक है, तो अब ऐसा मान लेते हैं कि इसके अंदर ये कोई गैस जो है वो फ्लो हो रहा है। ठीक, तो जो क्रॉस सेक्शन 1 है, क्रॉस सेक्शन 1 पर एरिया मान लेते हैं A1 है और गैस का जो वेलोसिटी है V1 है और प्रेशर मान लेते हैं P1 है। जो दूसरा वाला क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर वेलोसिटी V2, एरिया A2 और जो प्रेशर है उसको मान लेते हैं यहाँ पर P2। ठीक, तो अब ये 2 क्रॉस सेक्शन के बीच में फिर से हम लोग
बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये मानते हुए कि इसमें जो ग्रेविटेशन के लिए रेफरेंस लाइन है वो इसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर है और वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो बाय बर्नौलीज थ्योरम बिटवीन द क्रॉस सेक्शन 1 एंड क्रॉस सेक्शन 2, तो पहले वाले क्रॉस सेक्शन पर अगर हम लोग एनर्जी लिखेंगे तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम P1, पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे 0 क्योंकि रेफरेंस लाइन जो है वो यहीं पे सेंटर से पास कर रहा है इसके क्रॉस सेक्शन के। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर लिखेंगे हाफ रो V1 स्क्वायर। अब क्रॉस सेक्शन 2 पर लिखना हो तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम P2, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 0 और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो V2 स्क्वायर। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो P1 माइनस P2 जो है वो आ जाएगा रो बाई 2 इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। एक इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। अब ये जो लिक्विड भरा है इस ट्यूब में उसकी डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा है ना। यू शेप का जो ट्यूब है ये कह सकते हैं कि एक मैनोमीटर जोड़ा हुआ है इसमें, तो इसमें लिक्विड की डेंसिटी है सिग्मा, ठीक। तो ये जो P1 माइनस P2 है इस क्रॉस सेक्शन पर और इस क्रॉस सेक्शन पर जो प्रेशर का डिफरेंस है वो पता कर सकते हैं। फिर से हम कहेंगे कि चूंकि यहाँ पर क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। पिछले वाले केस में भी यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा था तो लिक्विड का हाइट ज़्यादा था, यहाँ पर लिक्विड नीचे चले जाएगा। प्रेशर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर लिक्विड को नीचे दबाएगा, इसलिए यहाँ पर लिक्विड नीचे होगा, यहाँ पर ऊपर होगा। तो ये हाइट का डिफरेंस जो है ये हम लोग मेजर कर लेंगे और ये हाइट का डिफरेंस पता होगा तो प्रेशर डिफरेंस पता होगा हमें। यहाँ पर चूंकि लिक्विड की डेंसिटी हमने सिग्मा लिया हुआ है तो सिग्मा इंटू GH ये जो होगा यहाँ और इसके बीच में प्रेशर डिफरेंस होगा, ये हो जाएगा P1 माइनस P2 के इक्वल, ठीक है। और इसको करेंगे रो बाई 2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, है ना। तो लिख सकते हैं V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा बाई रो इंटू 2GH। ये सेकंड इक्वेशन आ गया और कंटिन्यूटी इक्वेशन तो हम लोग अप्लाई कर ही सकते हैं। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से दोनों जो दो क्रॉस सेक्शन है फ्लो रेट यहाँ पर और फ्लो रेट यहाँ पर इक्वल होना चाहिए। तो फ्लो रेट A1 V1 पहले वाले क्रॉस सेक्शन पर और दूसरे वाले पर A2 V2 ये इक्वल हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर सोल्व करें, है ना, तो हम लोग क्या देखेंगे कि V2 स्क्वायर माइनस V1 का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आएगा A2 V2 बाई A1, V2 A2 बाई A1 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा बाय रो इंटू 2GH। तो यहाँ से V2 का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा सिग्मा बाई रो इंटू 2GH डिवाइडेड बाई ये जो रूट है, रूट पूरा ऊपर लगाएंगे इसमें, तो ये आएगा सिग्मा बाई रो 2GH अंडर रूट 1 माइनस A2 बाई A1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी V2 है वो निकल गया। अब अगर हमें यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 पता होगा और V2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्लो रेट गैस का निकल जाएगा, है ना। तो फ्लो रेट यहाँ पर निकालना हो तो A2 इंटू V2 यहाँ से निकालेंगे फार्मूले से और एरिया पहले से हमें पता होगा वेंचुरीमीटर का, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्लो रेट निकल जाएगा। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो रो है
वो गैस का डेंसिटी है, रो हो गया डेंसिटी ऑफ गैस, और सिग्मा क्या था, सिग्मा था डेंसिटी ऑफ लिक्विड फील्ड इन मैनोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फ्लो रेट किसी भी गैस का मेजर कर सकते हैं।